आज के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसे शानदार और आधारभूत व्यक्तित्व की बात करते हैं जिन्होंने सिर्फ शब्दों को नहीं गढ़ा बल्कि अपने साहित्य से समाज को जोड़ने वाले मजबूत पुल बनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की। उनकी कलम में कुछ ऐसा जादू था कि उसका असर आज भी भारतीय जनमानस पर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए पहले हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 1532 से 1623 ये वो विशिष्ट कालखंड है जब तुलसीदास जी का जीवन काल रहा। ये उन्हें सीधे तौर पर भक्ति काल के बिल्कुल केंद्र में स्थापित करता है। ये वो दौर था जब समाज में भारी सांस्कृतिक और सामाजिक उथल-पुथल मची हुई थी, और इसी दौर ने एक ऐसी दमदार आवाज को जन्म दिया जिसने पूरे भारतीय साहित्य और आध्यात्मिकता का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब इतने विशाल साहित्यिक योगदान को एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? इसलिए आज की इस चर्चा को हम इन 5 मुख्य स्तंभों में बांटकर देखेंगे। उनके राम भक्त रूप से लेकर उनकी भाषा, उनकी लेखन शैली, उनके 12 सबसे प्रामाणिक ग्रंथ और आखिर में समाज को जोड़ने का उनका वो अद्भुत नजरिया। तो बिना देरी किए सीधे अपने पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भक्ति काल के इस विशाल परिदृश्य में वो कहाँ खड़े होते हैं। देखिए, तुलसीदास जी सगुण राम भक्ति धारा की सबसे बुलंद आवाज थे। सगुण भक्ति, इसका सीधा सा मतलब है ईश्वर को एक ऐसे साकार मूर्त रूप में देखना जिससे आप जुड़ाव महसूस कर सकें। उन्होंने भगवान राम के रूप में दिव्यता को एक ऐसा रूप दिया जिसे आम जनता आसानी से समझ सके और महसूस कर सके। उन्होंने ईश्वर को केवल ऊंचे दर्शन का विषय नहीं छोड़ा, बल्कि उसे प्रेम और समर्पण का एक बहुत ही अपना सा विषय बना दिया। अब ये तो हुई विचारों की बात, लेकिन इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किन औजारों का इस्तेमाल किया? चलिए उनकी भाषा पर बात करते हैं। जो बात इस विश्लेषण में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है उनका भाषा चयन। उन्होंने जानबूझकर किसी बहुत भारी भरकम अकादमिक भाषा में लिखने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने गढ़ी एक सच्ची जनभाषा, यानी लोगों की अपनी भाषा। संस्कृत के कठिन तत्सम शब्दों को थोड़े आसान तद्भव और गांव देहात के देशज शब्दों के साथ इस तरह मिलाया जैसे कोई मास्टर शेफ अलग अलग मसालों को मिलाता है। ये साहित्य के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उनका उस दौर की 2 सबसे प्रमुख भाषाओं पर बिल्कुल एक समान और पूरा अधिकार था। जब भी रामचरितमानस जैसी कोई बड़ी और भव्य कहानी कहनी होती थी तो वो साहित्यिक अवधि का इस्तेमाल करते थे। वहीं दूसरी तरफ जब विनय पत्रिका की तरह भक्ति और संगीत में गहरे डूबना होता था तो वो बेहद कोमल ब्रजभाषा की मिठास की ओर मुड़ जाते थे। क्या शानदार भाषाई रेंज थी उनकी। भाषा के बाद आइए अपने तीसरी कड़ी पर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इन भाषाओं को किन ढांचों और शैलियों में पिरोया। उन्होंने खुद को किसी एक स्टाइल तक सीमित नहीं रखा। वो एक कथावाचक के रूप में प्रबंध शैली के भव्य चरित्र चित्रण से लेकर मुक्तक शैली की आज़ाद स्वतंत्र कविताओं तक और अंत में बेहद व्यक्तिगत गीति शैली तक बड़ी आसानी से शिफ्ट कर जाते थे। मतलब अलग अलग विधाओं में ये उनकी असाधारण रचनात्मक क्षमता का पक्का सबूत है। अब एक अच्छी इमारत खड़ी करने के बाद उसे सजाना भी तो पड़ता है, सही कहा ना? इन संरचनाओं को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने अपनी पंक्तियों को शानदार साहित्यिक आभूषणों यानी अलंकारों से सजाया। अनुप्रास की वो गजब की लय, उपमा की अचूक स्पष्टता या फिर रूपक और उत्प्रेक्षा की गहराई, इन्हीं सब ने मिलकर उनकी कोमल कांत पदावली को इतना अमर बना दिया। तो इन सारी भाषाओं, शैलियों और तकनीकों के इस्तेमाल का अंतिम नतीजा क्या निकला? हमारी अगली कड़ी इसी बारे में है। वैसे तो ऐतिहासिक रूप से सैकड़ों रचनाओं को उनके नाम के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ठोस ऐतिहासिक शोध की बात करें तो ठीक 12 ग्रंथ ही ऐसे हैं जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास की पूरी तरह से प्रामाणिक और सत्यापित रचनाएं माना गया है। बस 12। इन 12 मूलभूत ग्रंथों में से जो 6 ग्रंथ हैं वो अवधी भाषा में रचे गए, और इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है ऐतिहासिक और स्मारकीय रामचरितमानस का। ये वो ग्रंथ है जिसने राम कथा को भारत के घर घर तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही इस लिस्ट में रामलला नहछू और जानकी मंगल जैसी शानदार रचनाएं भी शामिल हैं। और जो बाकी के 6 ग्रंथ बचे उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्रज भाषा में तैयार किया गया।
विनय पत्रिका और कवितावली जैसे ग्रंथ ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि उनकी द्विभाषी महारत उनके पूरे कैरियर में एकदम संतुलित थी। उन्होंने ब्रज भाषा की मिठास का इस्तेमाल अपने गहरे भक्ति भाव को दिखाने के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से किया। अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, उनके उस काम पर जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या है जो उनके इन 12 कामों को केवल इतिहास की किताबों से उठाकर आज के आधुनिक समाज के लिए एक जीता जागता मार्गदर्शक बना देता है? वो इतने खास क्यों हैं? इसका गहरा और सीधा सा जवाब है लोक कल्याण, यानी लोगों की भलाई। उनकी रचनाएं कभी भी महज कला दिखाने के लिए कला नहीं थीं। उनकी जड़ें जनसाधारण की भलाई और सामाजिक उत्थान की गहरी इच्छा से जुड़ी थीं। उन्होंने साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि समाज को एक आदर्श और व्यवहारिक रास्ता दिखाने का औजार बना दिया। उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक और क्रांतिकारी काम था उस समय के भारी रूप से बटे हुए समाज को एक करना। जरा सोचिए, शैव और वैष्णव उपासकों के बीच की दूरी, सगुण और निर्गुण मार्गों की बहस या ज्ञान और भक्ति के बीच की वैचारिक खाइयां, इन सब को उन्होंने अपने अद्भुत समन्वय से पाट दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि ये सारे अलग अलग मार्ग दरअसल एक ही परम सत्य की ओर जाते हैं। समन्वयवादी दृष्टिकोण, सच कहूं तो ये एक अकेला वाक्यांश उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर देता है। वो सच में एक एकता लाने वाले व्यक्ति थे, एक ऐसे विजनरी जिन्होंने कविता को एक गोंद की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो भाषाई, शैलीगत और यहां तक कि सबसे गहरी वैचारिक दरारों को भी भर सकें। तो जाते जाते एक गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। जरा सोचिए, अगर 16वीं सदी में कोई कवि महज अपने साहित्य यानी लिटरेचर की ताकत से अपने युग के सबसे बड़े धार्मिक और भाषाई फासलों को मिटा सकता है, तो क्या समन्वय और सामंजस्य की यही सोच हमारी आज की आधुनिक दुनिया की दूरियों और आपसी मतभेदों को नहीं मिटा सकती? बिल्कुल मिटा सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा सीखते रहिए और गहराई से समझते रहिए।